की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज राहुल गांधी गया के रास्ते बरबीघा में वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन। भारी बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार, जगह जगह कमर तक पानी, स्कूल कॉलेज बंद, फ्लाइट्स पर भी असर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनाथ सिंह को बीजेपी ने दी खास जिम्मेदारी। इस बार हैप्पी होगी दिवाली, 10,000 तक सस्ते होंगे टीवी एसी, कर लीजिए खरीदने की प्लानिंग। दिल्ली में बारिश की संभावना, यूपी बिहार में पड़ेगी उमस। $100 अरब की डील, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी। गाजा छोड़कर भाग रहे हजारों फिलिस्तीनी, इजराइल के जमीनी हमले का सता रहा डर। किस पार्टी में जाएंगी विधायक पूजा पाल, सीएम योगी से मुलाकात के बाद मची राजनीतिक गलियारे में हलचल। बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन टूटा कुली का दम, फिर भी बना लिया तगड़ा रिकॉर्ड, वॉर 2 की हालत भी हुई पस्त। एशिया कप के टीम सिलेक्शन से पहले आकाश चोपड़ा ने मीडिया से की भविष्यवाणी, टॉप 4 में इनके लिए नाम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को भी कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा और चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, उसी तरह निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मकसद नए ढंग से वोट चोरी करना है। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के जरिए भारत माता पर आक्रमण किया जा रहा है। आज राहुल गांधी की यात्रा गया से होते हुए बरबीघा तक है। कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जहां अब तक 7 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग मौसमी तबाही में फंसे हुए हैं। माया नगरी मुंबई की रफ्तार भी बारिश से थम सी गई है, जिसके चलते नगर निगम को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। देश की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में जमकर बरसात हो रही है। कभी न थमने वाले शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी है। स्थिति यह है कि मुंबई की सड़कों पर सैलाब है, इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां जहां तहां फंस गई है। अपनी चमक धमक पर इतराने वाला शहर पानी की मार से बिलख रहा है और ये पहली बार नहीं है। मुंबई में हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई इसी परेशानी से जूझती है। मुंबई के अंधेरी सबवे में तेज बारिश के बाद पानी भर गया है, जिसके चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण जलभराव से प्रभावित चेंबूर के एक अस्पताल में भर्ती होने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने बीमार परिजनों को पीठ पर लादकर बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित मां जनरल अस्पताल तक पहुंचने के लिए जाते देखा गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए जोर शोर से जुट गया है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित करने के बाद पार्टी ने अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने भरोसेमंद और अनुभवी नेता को मोर्चे पर लगाया है। पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीपी राधाकृष्णन के नाम पर आम सहमति पर व्यापक समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए व्यापक समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और आम सहमति बनाने के लिए उनका समर्थन मांगा। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भी फोन किया। जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी के 11 सांसद हैं। जगन ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का वादा किया है।
इस त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर जीएसटी घटाने का ऐलान कर चुकी है। जीएसटी की नई दरें दिवाली से पहले ही लागू होने की संभावना है। ऐसा होने से बहुत सी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। सरकार 32 इंच से बड़े टीवी सेट, एसी और डिशवॉशर पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर सकती है। जीएसटी घटने से टीवी के रेट 10,000 रुपए तक कम हो जाएंगे। होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनियों को इस त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले जीएसटी में यह कटौती मेगा फेस्टिव सेल्स को बढ़ावा देगी। जानकारों के मुताबिक जीएसटी में यह कमी उपभोक्ता कीमतों में पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट साबित हो सकती है। खासकर उन खरीदारों के लिए राहत होगी जिनकी आय शुरुआती श्रेणी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों के मुकाबले नहीं बढ़ पाई थी और यह बाजार लंबे समय से ठहराव का शिकार था। देश के अलग अलग इलाकों में मानसून की बारिश जारी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अगले 12 घंटे में प्रेशर बदलने के कारण आज दोपहर तक दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों पर पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीप और मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही यूपी, बिहार में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। 3.5 वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए पहल सोमवार को एक कदम और आगे बढ़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे और करीब 45 मिनट तक उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता हुई। वार्ता में जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति की इच्छा जताई और इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे वार्ता को जरूरी बताया। ट्रंप ने कहा, पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की बेहतर संभावना है। सब ठीक रहा तो त्रिपक्षीय यानी कि पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की वार्ता होगी। उन्होंने युद्ध के लिए सीधे तौर पर अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। कहा वह भ्रष्ट थे। ओवल ऑफिस में जिस समय ट्रंप और जेलेंस्की की वार्ता चल रही थी, उस समय एक अन्य कक्ष में यूरोप के सभी बड़े नेता यूक्रेन के समर्थन में मौजूद थे। बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि रूस को रोका जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें अमेरिका और यूरोपीय देशों की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदने के डील पर भी सहमति जता दी है। इजराइल की ओर से जमीनी हमले के डर से हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी के पूर्वी इलाकों में अपने घरों को छोड़कर तबाह हुए इलाके के पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। बेतलाइया में फिलिस्तीनी आश्रय प्रबंधक अहमद मेहसेन ने कहा कि हाल के दिनों में 995 परिवार इस क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं। इजरायली सैन्य प्रमुख इयाल जामीर ने कहा कि सेना गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी केंद्र गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए जल्द ही नया अभियान शुरू करेगी। सेना ने चेतावनी दी है कि हमले का विस्तार करने से जीवित बंधकों को खतरा हो सकता है। वहीं हजारों इजरायलियों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और लड़ाई समाप्त करने और बंधक बनाए गए शेष बंधकों को मुक्त करने के लिए समझौते का आग्रह किया। होने वाले हमले को देखते हुए मिस्र और कतर के युद्ध विराम मध्यस्थों ने समझौता कराने के प्रयासों को तेज कर दिया है। हमास के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि समूह ने नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने आगे कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी और यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने क्या स्वीकार किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि गाजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 1,56,230 लोग घायल हुए हैं। सहायता प्राप्त करते समय या सहायता वितरण स्थलों के पास 1965 लोग मारे गए। सोमवार सुबह सहायता प्राप्त करने की कोशिश में 7 फिलिस्तीनी मारे गए। इस बीच इजराइल ने कहा कि 9 देशों के सहयोग से गाजा में 161 खाद्य सहायता पैकेट गिराए गए। साथ ही सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के पुराने कब्रिस्तान क्षेत्र में एक सशस्त्र आतंकवादी सेल को नष्ट कर दिया है।
सपा से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पूजा पाल ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। उनके खिलाफ सपा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। माना जा रहा था कि पीडीए की राजनीति के चलते सपा पूजा पाल पर कार्रवाई से बच रही थी, लेकिन विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका भविष्य कहां है। वहीं सपा ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर एक तरह से उनकी राह आसान कर दी है। सपा के शामिल होने और चायल से विधायक बनने के बाद अचानक ऐसी परिस्थितियां बनी कि पूजा पाल भाजपा के पाले में खड़ी दिख रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर पूजा पाल जिस तरह से हमले कर रही है, उससे उनके तेवर का भी पता चल रहा है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पूजा पाल ने उसी तेवर में जवाब दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मुझे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए काटने की खुशी है। उनके इस कदम के कारण राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन पूजा पाल ने साफ कर दिया है कि पति के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा ही उनका भविष्य है। सुपरस्टार रजनीकांत की कुली 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली, लेकिन हर दिन की इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। फर्स्ट मंडे को कुली बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। बहुत कम कलेक्शन हुआ, लेकिन अपने नाम तगड़ा रिकॉर्ड कर लिया। वहीं कुली से कलेश हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का कलेक्शन भी नीचे आ गया है। जानिए 5वें दिन दोनों फिल्मों ने कितने करोड़ रुपए का बिजनेस किया। एक्शन थ्रिलर कुली साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसमें रजनीकांत फुल एक्शन अवतार में नजर आए हैं। इस फिल्म ने पहले दिन 65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 54.75 करोड़, तीसरे दिन 39.5 करोड़ और चौथे दिन 35.25 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अब इसके 5वें दिन की कमाई का आंकड़ा आ गया है। ट्रेड वेबसाइट सेक्नेल की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रजनीकांत की कुली की कमाई में बहुत गिरावट आई है। मूवी ने 5वें दिन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अच्छी बात यह है कि कुली ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री मारकर अपने नाम नया रिकॉर्ड कर लिया है। भारत में कुली की टोटल कमाई 206.50 करोड़ रुपए हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में फिल्म ने 404 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। कमाई के मामले में वॉर 2 पीछे चल रही है। फर्स्ट मंडे को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पस्त नजर आई। सेक्नेल की माने तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 5वें दिन 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ की कमाई से शुरुआत की। दूसरे दिन 57.35 करोड़, तीसरे दिन 33.25 करोड़ और चौथे दिन 32.15 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। इस तरह वॉर 2 ने भारत में 183.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। पूर्व क्रिकेटर और कमांडेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में पहले 4 स्थान तो लगभग तय है। पिछले कुछ T20 इंटरनेशनल मैचों को आधार बनाए तो टॉप 4 में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आकाश ने मीडिया से कहा, अभिषेक शर्मा ने जो पिछला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था उसमें उन्होंने शतक बनाया था। पिछले 12 T20 इंटरनेशनल मैच अगर देखेंगे तो संजू सैमसन ने भी उनमें 3 शतक जड़े हैं। तिलक वर्मा ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में 2 शतक जड़े थे। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव है। इन चारों की तो जगह पक्की लग रही है। आकाश ने यह भी जोड़ा, वैसे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी दस्तक दे रहे हैं। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आकाश के अलावा पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, चेतन शर्मा और मुरली कार्तिक यहां एक इवेंट में मौजूद थे।